हेलो 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 वेलकम टू टेट प्रिपरेशन टीटी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 2020 जो कि 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई थी। उसका 7 मार्च 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर हम करेंगे। ये इंग्लिश का पोर्शन हम करेंगे। इसका 30 प्रश्न रहेंगे। 7 मार्च 2022 शिफ्ट 1 का पेपर है ये। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 जो कि 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई थी, उसका 7 मार्च 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर हम करेंगे। केवल इंग्लिश पोर्शन करेंगे और ये जो वीडियो है ये टारगेट करता है मध्य प्रदेश एमपी टेट वर्ग 3 और वर्ग 2 जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। उन एग्जाम्स को ये टारगेट करता है जिस जिस भी एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं हम। पहला है पैसेज दिया है, इसमें डायरेक्शन दी है। रीड द गिवन पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो अकॉर्डिंगली। की पोएम पढ़ो और इसके अनुसार, पोएम मतलब कविता पढ़िए और इसके अनुसार उत्तर दीजिए। पहली लाइन है आई डाइड फॉर ब्यूटी बट वाज स्कार्स। मैं सुंदरता के लिए मरा बट वाज स्कार्स, पर था दुर्लभ। स्कार्स मतलब क्या? दुर्लभ। मैं सुंदरता के लिए मरा लेकिन यह दुर्लभ था। एडजस्टेड इन द टॉम, समायोजित हुआ। टॉम मतलब कब्र में। When one who died for truth was slain, जब एक जो सत्य के लिए मरा था। In an adjoining room, लेटा था एक बगल के कमरे में। When one who died for truth was slain, जब एक जो सत्य के लिए मरा था लेटा था। In an adjoining room, एक बगल के कमरे में। He questioned softly why I failed, उसने धीरे से पूछा मैं क्यों असफल हुआ। फॉर ब्यूटी आई रिप्लाइड, सुंदरता के लिए मैंने ये उत्तर दिया कि मैं क्यों असफल हुआ, तो मैं सुंदरता के पीछे असफल हुआ। एंड आई फॉर ट्रूथ द टू आर वन, एंड आई फॉर ट्रूथ द टू आर वन, और मैं सत्य के लिए दोनों एक है। सुंदरता और सत्य दोनों एक है। ये दो जो है ब्यूटी और ट्रूथ दोनों एक है, ये ऐसा कह रहा है कवि कि मैं इसके लिए ब्यूटी के लिए फेल हुआ जो कि सत्य है, और ब्यूटी और ट्रूथ दोनों एक ही हैं। वी ब्रीदन आर, ही सेड। ब्रीदन या ब्रदर, ब्रीदन मतलब भाई होते हैं कि हम भाई है, उसने कहा। एंड सो एज किन्समैन मेट अ नाइट, हम भाई है उसने कहा, और जब रात में रिश्तेदार मिले। इसके आगे की लाइन पढ़ते हैं। वी टॉक बिटवीन द रूम, हमने कमरों के बीच बातचीत की या बात की। Until the moss had reached our lips, जब तक कोई हमारे होठों तक न पहुंच गई। And covered up our names, और हमारे नामों को ढक न दिया हो। इससे संबंधित प्रश्न है। एक बार पैसेज आप देख लीजिए पूरा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पूरा पैसेज है। अब पैसेज का क्या है, ये हिंदी अनुवाद किया है मैंने, पर एज इट इज ऐसा मतलब ना होगा इसका, इसलिए हम क्वेश्चंस पहले ट्राई करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और उसके आधार पर उत्तर देंगे। क्वेश्चन देखेंगे हम किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। वे 91 नंबर का प्रश्न है। ठीक, ये देखिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पोएम। टाइटल देना है, इसका उपयुक्त शीर्षक हमें देना है।
तो ऑप्शन ए है आई डाइड फॉर ब्यूटी बट वाज स्कार्स, ये पहली लाइन है कि मैं सुंदरता के लिए मरा पर दुर्लभ था, जो कि दुर्लभ थी। मैं उस सुंदरता के लिए मरा जो कि दुर्लभ थी, जो आसानी से देखने को नहीं मिलती, ऐसा भी इसका हिंदी अनुवाद हम निकाल सकते हैं। बी वाला है बिफोर डेथ, मृत्यु से पहले। सी है बिटवीन टू डेंजर्स, दो खतरों के बीच। ऑप्शन डी है फॉल्ट इन आवर स्टार्स, हमारे सितारों में गलती। अब आपको एक रामबाण इलाज में बताता हूँ इस प्रकार के प्रश्नों का कि सब टाइटल जो है, सूटेबल टाइटल जो है, वो अधिकतर कविता की लाइंस में से ही लिया जाता है और पहली पहली लाइन में ही होता है। जो इंग्लिश राइटर्स हैं, जो इंग्लिश कवि है, जो इंग्लिश पोएट है, उन्होंने पहली पहली लाइन में से ही टाइटल लिखे होते हैं। जैसे वो गाने लिखते हैं, गीत लिखते हैं, तो उसमें बार बार एक लाइन आती है, ऐसी बार बार आई डाइड फॉर ब्यूटी, ये हो जाएगा इसका टाइटल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अधिकतर बाकी जो बातें हैं, बिफोर डेट, बिटवीन टू डेंजर, फॉल्ट इन स्टार्स, ये पोयम में आए हैं या नहीं, पर आपने ये जरूर पढ़ा आई डाइड फॉर ब्यूटी बट वाज स्कैर्स। तो ये वाला टाइटल हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जब भी टाइटल ढूंढना हो तो पहली लाइन में से ही मिलेगा, ठीक है। हमेशा नहीं होगा ऐसा, पर अधिकतर 90% केसेस में हमें पहली लाइन में से या उसी कविता में से टाइटल ढूंढना है और ऑप्शंस देखने हैं। अभी आप देखेंगे पैसेज तो उसमें ये दिखेगा आपको, आई डाइड फॉर ब्यूटी बट वाज स्कार्स, ये दिखा आपको। बाकी लाइन कोई सी भी नहीं दिखी इसमें, इसलिए हमने ये जो बाकी लाइन्स हैं, बिफोर डेथ, बिटवीन टू डेंजर, फॉल्ट इन आवर स्टार्स, ये लाइनें नहीं दिखी है, तो हमने पहला वाला ऑप्शन सही माना है कि ये वाला टाइटल हो सकता है और ये सही भी रहेगा आपका। ठीक, आगे बढ़े। और बाय द वे उसने एमपी पीईबी ने भी इसे सही माना है। फिर अगला प्रश्न है, व्हाट इज द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ द गिवन पोएम? दी गई कविता का अल्टीमेट इफेक्ट मतलब अंतिम प्रभाव क्या होगा? तो ऑप्शन ए, पीपल बिलीव व्हाट एवर दे वांट टू बिलीव डिस्पाइट द ट्रूथ, लोगों का मानना है कि वे सच्चाई के बावजूद जो कुछ भी मानना चाहते हैं। ये पहली लाइन का अनुवाद है। ऑप्शन नंबर बी, पीपल लाई टू वन अनदर इन सेवरल वेज, लोग कई कई तरह से एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। लाई लिखा है ना, झूठ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, टू शो दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इरेज्ड बाय डेथ, यह दिखाने के लिए कि मृत्यु से मानव जीवन का हर पहलू मिट जाता है। ऑप्शन नंबर डी, टू शो अस दैट डेथ इज नॉट अ बिग डील फॉर ह्यूमंस, हमें यह दिखाने के लिए कि मृत्यु मनुष्यों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अंतिम प्रभाव क्या पड़ेगा कविता का? अंतिम प्रभाव क्या पड़ेगा? तो टू शो पीपल बिलीव व्हाट एवर दे वांट टू बिलीव, पीपल लाई टू वन अनदर टू शो एवरीवन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इरेज्ड बाय डेथ, मतलब अंतिम सत्य क्या है? तो मृत्यु ही अंतिम सत्य है। एडजस्टेड इन टॉम व्हेन वन हु डाइड फॉर ट्रूथ वाज लेन इन एन एडजॉइनिंग रूम। तो अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य ये है कि टू शो दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इरेज्ड बाय डेथ, यह दिखाने के लिए कि मृत्यु से मानव जीवन का हर पहलू मिट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका 92 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। 93 नंबर का प्रश्न है, देखिए 93 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी टॉक बिटवीन द रूम, इसमें बिटवीन हाईलाइटेड है,
Which part of speech is the word between in the given line of the poem? Parts of speech जरूर पूछते हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा है और एग्जाम में से कई प्रश्न आते हैं। बिटवीन का बताना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये। बिटवीन जो शब्द है बिटवीन, वो कविता की पंक्ति में जो बिटवीन शब्द है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ये एडवर्ब है यानी कि क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी प्रीपोजिशन है यानी कि पूर्व सर्ग है, ऑप्शन सी डिटर्मिनर है यानी कि निर्धारक है, या ऑप्शन डी कंजक्शन है यानी कि संयोजक है। तो वी टॉक्ड द रूम, हम रूम के बीच में बात कर रहे थे, बिटवीन द। तो ये क्या है, ये क्या बताता है? तो ये प्रीपोजिशन बताता है, पोजीशन बता रहा है कि रूम में तो है लेकिन कहाँ है हम? बिटवीन, बिटवीन में है। कहाँ है? बिटवीन में है, मतलब इन रूम के बीच में है, दो रूम के बीच में। तो ये पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? कि पोजीशन बता रहा है। तो पोजीशन बता रहा है मतलब ये प्रीपोजिशन है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बिटवीन का। हमें पूरा सेंटेंस देखना है, सेंटेंस का अर्थ अपने हिसाब से निकालना है और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच ध्यान रखना है कि इसमें से क्या हो सकता है। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, तो जो क्रिया की विशेषता बताए, है ना। चलिए आगे बढ़े। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बिटवीन का? कि वी टॉक बिटवीन द रूम, तो रूम के बीच में हम, तो पोजीशन बता रहा है तो प्रीपोजिशन हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। लिखा है व्हाट डज द वर्ड ब्रीदर मीन इन द पोएम। मैंने बताया था ब्रदर का ब्रीदन हुआ है ये। दी गई पंक्ति में ब्रीदन या ब्रेथेन या ब्रेदन शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, एन अथॉरिटेटिव डिमांड, एक आधिकारिक डिमांड। ऑप्शन बी, पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, किसी विशेष समूह से संबंधित लोग। ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फिडेंटली ऑप्टिमिस्टिक एंड चीयरफुल, आत्मविश्वास से आशावादी और प्रफुल्लित। ऑप्टिमिस्टिक और चीयरफुल यानी प्रफुल्लित। कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वासी, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। ऑप्शन नंबर डी, फुल ऑफ एंजाइटी एंड कंसर्न, चिंता और, फुल ऑफ एंजाइटी मतलब एंजाइटी मतलब चिंता और कंसर्न मतलब बेचैनी, तो चिंता और बेचैनी से फुल ऑफ भरा हुआ। तो क्या हो जाए? ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर मतलब एक ही समूह से संबंधित लोग, पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, कि ब्रदर या ब्रदर, ब्रदर से या ब्रदर याद रखो आप, ब्रदर मतलब भाई, भाई मतलब एक ही माता के दो पुत्र, मतलब एक ही समूह से संबंधित। ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 94 का। आगे बढ़े। 95 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड स्कैर्स इन द गिवन पोएम। दी गई कविता में स्कार्स यानी कि दुर्लभ या कमी वाला, दुर्लभ या कमी वाला शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द हमें ढूंढना है। दुर्लभ, इसका क्या मतलब है? दुर्लभ। तो दुर्लभ का हमें विपरीत, अपोजिट मतलब विलोम शब्द, तो विलोम शब्द हमें ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए है स्कैंट, मतलब थोड़ा। ऑप्शन नंबर बी है स्पार्स यानी कि विरल। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी स्पार्स यानी कि विरल। ये हिंदी भी लिख रहा हूं मैं आपको, हिंदी ढूंढने में बड़ी समस्या होती है पर लाया हूं मैं ढूंढ के। थोड़ा, स्पार्स मतलब विरल। ऑप्शन नंबर सी एम्पल मतलब प्रचुर या पर्याप्त। ऑप्शन नंबर डी लिमिटेड यानी कि सीमित। तो दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब तो होता है थोड़ा कम, स्पार्ल स्पार्स मतलब विरल, और पर्याप्त मतलब बहुत पर्याप्त है, या सीमित लिमिटेड है, लिमिटेड है यानी कि दुर्लभ है। हमारे पृथ्वी में क्रूड ऑयल या ऑक्सीजन या पानी दुर्लभ है। जो पीने का पानी 1% है, आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा। तो क्या है? दुर्लभ है, सीमित है, लिमिटेड है। तो स्कार्स का मतलब हो जाएगा, अपोजिट का मतलब हो जाएगा, दुर्लभ का हो जाएगा सीमित।
क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा इसका? दुर्लभ, मतलब इसका हो जाएगा सीमित। लिमिटेड ही माना है ईएसबी ने। दुर्लभ मतलब कभी-कभी मिले, तो इसका विलोम तो होना चाहिए था एम्पल, पर्याप्त, लेकिन ईएसबी ने माना है ऑप्शन नंबर डी लिमिटेड। तो अभी भी हम भी लिमिटेड ही मानेंगे, हालांकि कोई करेक्शन होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी तब तक हम लिमिटेड मान के चलेंगे। इस कार्ड्स का क्या आ जाएगा? लिमिटेड, ठीक। और इस प्रकार हम आगे भी देखेंगे। बाकी अगर 95 का कुछ करेक्शन हुआ या कुछ हुआ तो और मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। फिलहाल तो ईएसबी ने क्या माना है, तो हम वही मान के चलेंगे। ईएसबी ने माना है, एमपीएसबी ने, जिन्होंने ये परीक्षा ली थी, उन्होंने डी ऑप्शन को सही माना है, तो हम भी डी को सही मानेंगे, ठीक। हालांकि होना चाहिए था एम्पल, लेकिन अपोजिट वर्ड है, शायद उन्होंने सिनोनिम्स समझ लिया हो, पर ठीक है, हम यही मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी 95 का। फिर 96 नंबर का प्रश्न है, लिखा है वाई डिड द स्पीकर फेल। जो स्पीकर है वो क्यों असफल रहा या फेल रहा? ऑप्शन ए फॉर ब्यूटी, सुंदरता के लिए। ऑप्शन बी फॉर अ टॉम, एक मकबरे के लिए या कब्र के लिए। ऑप्शन सी बाय नॉट डिजायरिंग मोर इन लाइफ, जीवन में और अधिक की इच्छा न रखने के कारण। या ऑप्शन डी बाय द मेयर नेचर ऑन डेथ, मृत्यु की मात्र प्रकृति के कारण। तो सही जवाब क्या होता है? फॉर ब्यूटी। उसमें लिखा भी है, इसमें पूछा था देखो, कि ही क्वेश्चन सॉफ्टली व्हाई आई फेल्ड, तो फॉर ब्यूटी आई रिप्लाइड। मैंने, उसने पूछा सॉफ्टली तरीके से पूछा, विनम्र तरीके से पूछा कि मैं क्यों फेल रहा, तो मैंने कहा कि ब्यूटी के कारण। तो फॉर ब्यूटी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 96 का। आगे बढ़े, 97 नंबर का प्रश्न है, ये रहा 97 नंबर का प्रश्न, आपको दिख रहा होगा। लिखा है 97 नंबर का प्रश्न, until the moss had reached our lips, what does the word moss refer to in the given line of the poem? जब तक हमारे होठों तक पहुंच गई थी, जब तक काई हमारे होठों तक, मोस मतलब काई लिखा है इसमें, हमारे होठों तक पहुंच गई थी। कविता में दी गई पंक्ति में जो मोस मतलब काई शब्द है, उसका क्या अर्थ है? काई, मोस मतलब काई जम जाती है ना, काई, शेवाल जम जाती, काई जम जाती। ऑप्शन ए है अ ग्रीन और येलो प्लांट दैट ग्रो स्पेशली इन वेट अर्थ और ऑन रॉक्स वॉल एंड ट्री ट्रंक। आपने देखा होगा काई जम जाती है, वो हरा हरा पदार्थ, हरा पीला पदार्थ जम जाता है, पेड़ों पे भी जम जाता है, दीवारों पे भी जम जाता है पानी बारिश के दिनों में। ऑप्शन नंबर बी है हैविंग ऑन रिवीलिंग लिटिल इमोशन और सेंसिबिलिटी, बहुत कम भावना या संवेदनशीलता होना या दिखाना। ऑप्शन नंबर सी क्वाइट एंड कॉशन एंड सीक्रेसी, शांति और सावधानी और गोपनीयता, मोस का ये मतलब है। या ऑप्शन नंबर डी अ फीलिंग ऑफ एंगर, क्रोध की भावना। तो मोस मतलब काई जम जाना, काई जम जाना का अर्थ क्या है? तो हैविंग अ रिवीलिंग लिटिल इमोशन और सेंसिबिलिटी ये होना चाहिए था, लेकिन ईएसबी ने माना है, वही हम भी मानेंगे। काई का मतलब लिखा है ग्रीन और येलो प्लांट दैट ग्रोस स्पेशली इन वेट अर्थ ऑन रॉक्स एंड वॉल एंड ट्री ट्रंक। तो ऑप्शन नंबर ए हम सही मानेंगे। इसमें लिखा है ना अंटिल द मॉस हैड रीच्ड आवर लिप्स, हमारी लिप तक मॉस काई जम गई। तो काई का अर्थ तो यही है कि ग्रीन और येलो प्लांट दैट ग्रोस स्पेशली इन वेट अर्थ ऑन रॉक्स वॉल एंड ट्री ट्रंक। तो काई का मतलब क्या होता है? तो यही होता है, मॉस का मतलब काई होता है। काई मतलब वो
हरी हरी हरा हरा जम जाता है, जैसे पेड़ है तो उस पे हरा हरा जम जाता है तनों पे या दीवारों पे अधिकतर पानी के कारण या हरा हरा शैवाल या काई जम जाती है, वही। ठीक। अगला अगला पैसेज आ गया है। पैसेज भी हम पढ़ते हैं। आइए पैसेज पढ़ते हैं। लिखा है, रीड द गिवन पैसेज बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो द पैसेज। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये दिख रहा होगा आपको पूरा, ज्यादा छोटा हो गया है, लेकिन चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ, आप समझिएगा और क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो उसमें और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो द पैसेज। कि पैसेज पढ़िए, नीचे दिए गए पैसेज पढ़िए और उसके आधार पर उत्तर दीजिए दिए गए प्रश्नों। लिखा है, जूलियस रोजेनबर्ग and Ethel Rosenberg were American citizens who were convicted of spying on behalf of the Soviet Union. जूलियस रोजेनबर्ग और एथेल रोजेनबर्ग अमेरिकी नागरिक थे जिन्हें सोवियत संघ की ओर से जासूसी करने का दोषी ठहराया गया। सोवियत संघ आपको नहीं पता होगा तो सोवियत संघ टूटने से पहले जो रशिया है वो रशिया सोवियत संघ का ही पार्ट था। सोवियत संघ बहुत बड़ा था जिसमें अनेक देश आते थे। अजरबैजान है, यूक्रेन है, ये रूस है, ये सब यूएसएसआर के पार्ट थे। सोवियत संघ ही सोवियत यूएसएसआर कहते थे उसको, सोवियत संघ कहते थे। उसमें कई देश आते थे, वो पूरा सोवियत संघ का ही पार्ट थे। तो ये बाद में अलग हुए 1991-90 के आसपास, और फिर रूस बना और बाकी अलग अलग देश बने। अजरबैजान बना और यूक्रेन बना और भी बहुत सारे देश बने। तो इसमें कहा है कि जूलियस रोजेनबर्ग और एथेल रोजेनबर्ग अमेरिकी नागरिक थे जिन्हें सोवियत संघ की ओर से जासूसी करने का दोषी ठहराया गया था। फिर द कपल वर कन्विक्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट रेडार, सोनार, जेट propulsion engines and valuable nuclear weapons design. At the time, the United States was the only country in the world with nuclear weapon. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात हो रही है कि इस जोड़े को रेडार, सोनार और जेट प्रपल्शन इंजन, जेट प्रणोदन इंजन और मूल्यवान परमाणु हथियार डिजाइनों के बारे में गोपनीय जानकारी प्रदान करने का दोषी ठहराया गया था। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु हथियारों का एकमात्र देश था। ठीक, इन दोनों को दोषी ठहराया गया था। Convicted of espionage in 1951, they were executed by the federal government of the United States in 1953 at Sing Sing Correctional Facility in Osing, New York, become the first American civilian to be executed for such charges and the first to receive the penalty during peacetime. 1951 में उन्हें संघीय सरकार द्वारा ओसिंग, न्यूयॉर्क में स्थित सिंग सिंग सुधार गृह में जासूसी के आरोप में फांसी दी गई थी। वे ऐसे आरोपों में फांसी पाने वाले पहले अमेरिकी नागरिक थे और शांति काल के दौरान इस दंड को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। अदर convicted co-conspirator were sentenced to prison, including Ethel's brother David Greenglass, who had made a plea agreement
Herrigold and Martin Sobel. Klaus Fuchs, a German scientist working in Los Alamos, was convicted in the United Kingdom. उनके साथ दोषी ठहराए गए अन्य षड्यंत्रकारियों को भी जेल भेजा गया और जिनमें एथेल के भाई डेविड ग्रीनग्लास जिन्होंने दोष स्वीकार किया था, हैरी गोल्ड और मार्टिन सोबल शामिल थे। क्लाउस फ्यूच एक जर्मन वैज्ञानिक जो लॉस अल्मोस में काम कर रहे थे, उन्हें यूनाइटेड किंगडम में दोषी ठहराया गया था। ठीक। For decades, the Rosenberg son, Michael and Robert Meeropol and many other defenders maintained that Julius and Ethel were innocent of spying on their country and were victims of Cold War paranoia. दशकों तक रोजेनबर्ग के बेटों माइकल और रॉबर्ट मेरोपोल और कई अन्य समर्थकों ने यह बनाए रखा कि जूलियस और एथेल अपने देश के लिए जासूसी करने के निर्दोष थे और वे शीत युद्ध के दौरान हुई आशंका के शिकार थे। After the fall of Soviet Union, much information concerning them was declassified, including a trove of decoded Soviet cables, codename Venona, which details Julius' role as a courier and recruiter for the Soviets. सोवियत संघ के पतन के बाद उनके बारे में बहुत सी जानकारी को अवर्गीकृत किया गया था, जिसमें डिकोड किए गए सोवियत केबलों में कोड नाम है उसका वेनोना का एक जखीरा भी शामिल था, जिसमें सोवियत के लिए जूलियस की एक कुरियर और रिक्रूटर के रूप में भूमिका का विवरण था। किसका? जूलियस रोजेनबर्ग का। फिर इथेल्स रोल वॉज एन accessory who helped recruit her brother David into the spy ring and did clerical tasks such as typing up documents that Julius then passed to the Soviets. एथेल की भूमिका एक सहायक की थी जिसने अपने भाई डेविड को जासूसी के काम में भर्ती करने में मदद की और लेखन जैसे लिपिकीय कार्य जिसे जूलियस ने सोवियतों को दिया था। In 2008, the National Archives of the United States published most the grand jury testimony related to the prosecution of the Rosenbergs. 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रोजेनबर्ग पर मुकदमे से संबंधित ग्रैंड जूरी की गवाही प्रकाशित की। Julius Rosenberg joined the Army Signal Corps engineering laboratories at Fort Monmouth, New Jersey in 1940, where he worked as an engineer inspector until 1945. जूलियस रोजेनबर्ग 1940 में फोर्ट मॉनमाउथ, न्यू जर्सी में स्थित आर्मी सिग्नल कॉर्प्स इंजीनियरिंग लेबोरेटरी में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 1945 तक इंजीनियर इंस्पेक्टर के रूप में काम किया। He was discharged when the US Army discovered his previous membership in the Communist Party. उन्हें अमेरिकी सेना ने तब छुट्टी दे दी जब उन्होंने अपनी पिछली सदस्यता कम्युनिस्ट पार्टी में बताई। Important research on electronics, communications, radar, and guided missiles controls was undertaken at Fort Monmouth during World War II. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फोर्ट मॉनमाउथ में इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, रेडार और गाइडेड मिसाइल नियंत्रणों पर महत्वपूर्ण शोध किया गया था। तो जूलियस रोजेनबर्ग और इथेल रोजेनबर्ग के बारे में ये था कि वो स्पाई थे।
यूएसएसआर और अमेरिका की दशकों से लड़ाई चल रही है, जिसमें वो आमने सामने कभी नहीं लड़ते, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले या एक दूसरे से ऊपर है हम, इसमें लगे रहते हैं। तो कोल्ड वार के समय की ये घटना है। अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया था और जापान पे गिराया था, ये हम सबको पता है, वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान। तो उससे संबंधित प्रश्न है, चलिए प्रश्न करते हैं। 98 नंबर का प्रश्न है, इंफॉर्मेशन वाज अंडरटेकन अ फोर्ट मोनमाउथ ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वाज नॉट स्टोलन फ्रॉम फोर्ट मोनमाउथ? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फोर्ट मॉनमाउथ में जानकारी पर काम किया गया था। फोर्ट मॉनमाउथ में किस प्रकार की जानकारी चोरी नहीं हुई थी? वाज नॉट स्टोलन मतलब चोरी नहीं हुई थी। ऑप्शन ए गाइडेड मिसाइल कंट्रोल्स मतलब निर्देशित मिसाइल कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन या संचार। ऑप्शन नंबर सी रेडार। ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट्स एंड CIA स्टेल्थ डॉक्यूमेंट। तो इसका जिक्र कहीं भी नहीं है, तो क्या चोरी नहीं हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी कि राष्ट्रपति और CIA के डॉक्यूमेंट, गोपनीय दस्तावेज, स्टेल्थ मतलब गोपनीय, डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज, चोरी नहीं हुए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि क्या चोरी नहीं हुआ था? तो यही चोरी नहीं हुए थे। पूरा पैसेज आप पढ़ लेना तो पता चल जाएगा। पैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ये पैसेज आपको पढ़ना है और अपने एंड से इसका अनुवाद करने की कोशिश भी करनी है। प्रश्न क्रमांक 99 है, ये रहा प्रश्न क्रमांक 99 Who was Ethel's brother among the other convicted and conspirators who were sentenced to prison? उन अन्य दोषी सह साजिशकर्ता में से एथेल का भाई कौन था जिन्हें जेल की सजा सुनाई गई थी? ऑप्शन ए हैरी गोल्ड था, ऑप्शन बी डेविड ग्रीन ग्लास था, ऑप्शन सी मॉर्टन सोबेल था, या ऑप्शन डी क्लाउस पुच्स था। तो क्या नाम था उसके भाई का? डेविड ग्रीन ग्लास नाम था उसके भाई का। किसके भाई का? तो इथेल के भाई का। ये आप पैसेज पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। फिर 99 के बाद 100 नंबर का प्रश्न है। 100 नंबर का प्रश्न है, देखिए लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग कंस्पिरेटर ऑल्सो मेड अ प्ली एग्रीमेंट? कि निम्नलिखित में से किस षड्यंत्रकारी ने, कॉन्स्पिरेटर मतलब षड्यंत्रकारी ने भी एक प्ली बॉर्गेन यानी कि समझौता किया? तो ऑप्शन ए माइकल था वो, ऑप्शन बी रॉबर्ट मिरोपोल था, या ऑप्शन सी जूलियस रोजेनबर्ग था, ऑप्शन डी डेविड ग्रीन ग्लास था। कौन था वो? तो ऑप्शन नंबर डी है डेविड ग्रीन ग्लास था, जिसने वो एक षड्यंत्रकारी था जिसने एक प्ली एग्रीमेंट किया था। आगे ये पैसेज मैंने पढ़ के सुना दिया आपको, तो आप पीछे जाके वीडियो में पीछे जाके पैसेज पढ़ सकते हैं। 101 नंबर का प्रश्न है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। Which of the following statement is not correct here according to the given passage? इनमें से कौन सा सेंटेंस सही नहीं है पैसेज के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट मिरपोल वाज द फर्स्ट अमेरिकन सिविलियन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर एस्पेन ड्यूरिंग द पीस टाइम। रॉबर्ट मिरपोल शांति काल के दौरान जासूसी के लिए फांसी दिए जाने वाले पहले अमेरिकी नागरिक थे। ये सही नहीं है क्या? लाइन, पंक्ति। ऑप्शन नंबर बी अ जर्मन साइंटिस्ट वर्किंग इन लॉस ऑलमोस वाज कन्विक्टेड इन द यूके। कि लॉस ऑलमोस में काम करने वाले एक जर्मन वैज्ञानिक को यूके में दोषी ठहराया गया था। ये लाइन सही है या गलत है? ऑप्शन सी मेनी डिफेंडर्स
Many defenders maintained that Julius and Ethel were innocent of spying on their country. कई समर्थकों का मानना था कि जूलियस और एथेल अपने देश के जासूसी करने के दोषी नहीं थे. ऑप्शन डी, एथेल्स रोल was as an accessory. एथेल की भूमिका एक सहायक की थी. तो कौन सी बात सही नहीं है? तो ये वाली बात सही नहीं है कि वो फर्स्ट अमेरिकन रॉबर्ट मिरोपोल था जिसको फांसी दी गई, ये नहीं था वो. तो कौन था? तो इसमें लिखा है कि वह becoming convicted to spin federal government United States Correction Facility, New York, and becoming the first American civilian to execute such first receive penalty during peace time. किसके बारे में बात हो रही है? तो जूलियस रोजनबर्ग, इथेल रोजनबर्ग, अमेरिकन सोवियत, द कपल प्रोवाइडिंग टॉप सीक्रेट sonar propulsion nuclear weapon, the country nuclear convicted for sedition, they were executed federal government यूनाइटेड सिंह. तो कौन थे? जूलियस और इथेल रोजनबर्ग, दोनों को फांसी दी गई थी. फिर अगला 102 नंबर का प्रश्न. देखिए लिखा है 102 नंबर का प्रश्न है, किसको किसको फांसी दी गई थी 101 नंबर के प्रश्न के अनुसार? तो जूलियस और इथेल को, दोनों को. द कपल वर कन्विक्टेड. कपल मतलब कौन कौन? जूलियस आदमी और इथेल महिला, दोनों पति पत्नी थे. तो द कपल वर कन्विक्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन. Which part of speech the word top secret in the given line of the poem? ये top secret ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है? तो नाउन है, संज्ञा है, वर्ब है, क्रिया है. ऑप्शन सी एडजेक्टिव है, विशेषण है. ऑप्शन डी डिटर्मिनर है. तो क्या है ये? तो ये विशेषता बता रहा है कि टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन कैसी इंफॉर्मेशन है? तो टॉप सीक्रेट है, अति संवेदनशील है. तो ये क्या बता रहा है? इंफॉर्मेशन की विशेषता बता रहा है. तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव विशेषण हो जाएगा. 103 नंबर का प्रश्न है, देखिए. Who were convicted of spying? Which of the following is nearest in the meaning the word convict in the given line? कि जासूसी के लिए किसे दोषी ठहराया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में दोषी ठहराया गया शब्द के अर्थ के करीब है? कन्विक्टेड, दोषी ठहराया गया. तो लिबरेट यानी स्वतंत्र करे, बी रिलीज यानी कि रिहाई, सी एंग्री यानी कि क्रोधित, या डी सेंटेंस यानी कि सजा. कन्विक्टेड है या सजा दी गई है? कन्विक्टेड दोषी ठहराया गया है और सजा सेंटेंस यानी सजा दी गई है. तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 103 नंबर प्रश्न का. 104 नंबर का प्रश्न है, द यूनाइटेड स्टेट वाज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विथ nuclear weapons. Which part of speech the word only in the given line? कि the United States was the only country, संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु हथियारों वाला दुनिया का एकमात्र देश है. दी गई पंक्ति में जो एकमात्र है, ओनली है, वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है? तो ऑप्शन नंबर ए है एडवर्ब का, यानी कि क्रिया विशेषण का. ऑप्शन बी प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक, पोजीशन बता रहा है क्या ये? ऑप्शन नंबर सी डिटर्मिनर यानी कि निर्धारक, या ऑप्शन नंबर डी एडजेक्टिव. तो ये ओनली कंट्री द वर्ड विथ न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन तो है, लेकिन ये एकमात्र कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है. यूनाइटेड स्टेट एकमात्र कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, ऐसा इसमें सेंटेंस में बता रहा है, पैसेज बता रहा. उस समय था भी सही, ये सत्य बात थी. तो ये यूनाइटेड स्टेट की क्या बता रही है? विशेषता बता रही है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो भी एकमात्र कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है.
तो ये क्या बता रही है? विशेषता बता रही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ये विशेषण है, एडजेक्टिव है, विशेषता बता रही है, ये बता रहा है ये वाक्य। 105 नंबर का प्रश्न देखिए, विच डिटेल्स जूलियस रोल एज अ courier and recruiter for the Soviet? Which of the following is opposite in the meaning detailed in the given line? कि किसने विस्तृत रूप से सोवियत के लिए एक कुरियर और जूलियस है ना, कुरियर और भर्तीकर्ता के रूप में जूलियस की भूमिका का वर्णन किया। दिए गए विकल्पों में से कौन सा डिटेल्ड यानी कि विस्तृत के विपरीत अर्थ वाला शब्द है? डिटेल मतलब विस्तृत जानकारी, विस्तृत। तो एक्यूरेट मतलब सटीक जानकारी, विस्तृत मतलब सटीक होता है क्या? बी प्रिसाइज मतलब भी सटीक, सी ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त, या डी डिफाइन यानी कि निश्चित। ये दोनों सटीक सटीक है, और ये है संक्षिप्त यानी कि बहुत थोड़ी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाए? विस्तृत का, डिटेल का, बहुत थोड़ी जानकारी। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कि ब्रीफ जो है इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर प्रश्न क्रमांक 106 देखेंगे, which of the following was basically replaced by communicative language teaching? यहाँ से प्रश्न जो है पेडागोजी के स्टार्ट हो गए हैं। तो यदि आपके एग्जाम में पेडागोजी आएगी इंग्लिश से संबंधित तो आप देखिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। तो मेरी नज़र में तो देखना चाहिए। पेडागोजी मतलब शिक्षा शास्त्र होता है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कौन सी सिचुएशन में टीचर का क्या रोल है, बच्चे का क्या रोल है, टीचर को बच्चे को कैसे सर्वांगीण विकास करना है उसका, और कैसे उसको संभालना है। शिक्षा शास्त्र हमें यही सिखाता है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बेसिकली रिप्लेस्ड बाय कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? निम्नलिखित में से किसे मूल रूप से संचारी भाषा शिक्षण, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, संचारी भाषा शिक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, रिप्लेस्ड किया गया? ऑप्शन है स्ट्रक्चरल टीचिंग यानी कि संरचनात्मक शिक्षण। ऑप्शन बी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। ऑप्शन सी सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग यानी कि स्थिति जन्य भाषा शिक्षण। ऑप्शन डी मोटिवेशनल टीचिंग यानी कि प्रेरक शिक्षण। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, संचारी भाषा शिक्षण को किसने प्रतिस्थापित किया है, रिप्लेस किया है? तो स्ट्रक्चरल टीचिंग ने रिप्लेस किया है। बाकी ये उसी की पात्र, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सिचुएशनल जिसमें स्थिति हो। तो बाकी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पेडागोजी का प्रश्न है तो स्ट्रक्चरल टीचिंग ने रिप्लेस किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला 107 नंबर का प्रश्न है, देखिए, कॉग्निटिव कोड अप्रोच जनरली फोकसेस मोर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? कॉग्निटिव कोड जो अप्रोच है, दृष्टिकोण है, आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन ए वोकैबुलरी पर यानी कि शब्दावली पर। ऑप्शन बी ग्रामर रूल्स पर यानी कि व्याकरण के नियमों पर। ऑप्शन सी प्रोनाउंसिएशन पर यानी कि उच्चारण पर। ऑप्शन डी स्पेलिंग यानी कि वर्तनी पर। तो किस पर फोकस करता है कॉग्निटिव कोड अप्रोच? ये जो कॉग्निटिव कोड अप्रोच है ये किस पर? तो ये ग्रामेटिकल रूल्स पर, ग्रामर रूल्स पर फोकस करता है। अगला 108 नंबर का प्रश्न है, देखो इसमें डायरेक्शन दी रहेगी, उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। ठीक, ये दिखेगा आपको, डायरेक्शन दी है। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस which can make the given sentence grammatically and contextually correct। यानी कि
दिए गए रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने जो दिए गए वाक्य को व्याकरण और संदर्भ के अनुसार सही बना सके। तो लिखा है जॉन रेली रन फास्ट, जॉन वास्तव में तेज दौड़ा, डैश ही स्टिल डिड नॉट विन द रेस, वह फिर भी दौड़ नहीं जीत पाया। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? ऑप्शन ए डिस्पाइट आएगा यानी कि के बावजूद, ऑप्शन बी दो आएगा यानी कि हालांकि, ऑप्शन सी इन स्पाइट आएगा के बावजूद, या ऑप्शन डी एंड यानी कि और। तो क्या आएगा? ये के बावजूद आएगा कि दो आएगा यानी कि हालांकि, एंड आएगा यानी कि और। तो जॉन रियली रन फास्ट दो ही स्टिल डिड नॉट विन द रेस, जॉन वास्तव में तेज दौड़ा, हालांकि वह फिर भी दौड़ नहीं जीत पाया। तो क्या आएगा? यहाँ दो आएगा। क्या आएगा? दो। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या आएगा? तो दो आएगा, THOUGH। आगे 109 नंबर का भी वैसा ही है, आपने क्या अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज कीजिए इसके अनुसार। तो देखिए लिखा है और 109 नंबर का भी यही है कि दिए गए खाली स्थान के लिए उपयुक्त विवरण ढूंढे जो दिए गए वाक्य को व्याकरणिक और प्रासंगिक रूप से सही बना सके। लिखा है अनीता लुक्ड इट, अनीता ने देखा है, अनीता इसे देखो, अनीता ने इसे रिक्त स्थान इन द डिक्शनरी शब्दकोश में देखा, बट शी स्टिल डजंट अंडरस्टैंड इट, लेकिन वह अभी भी इसे समझ नहीं पाई। तो अनीता लुक्ड इट एट द डिक्शनरी आएगा कि अब द डिक्शनरी, ओवर द डिक्शनरी, आफ्टर द डिक्शनरी, फ्रॉम द डिक्शनरी, के अब द डिक्शनरी। अनीता लुक्ड इट अब द डिक्शनरी, अनीता लुक्ड इट ओवर द डिक्शनरी, या अनीता लुक्ड इट आफ्टर द डिक्शनरी, या अनीता लुक्ड इट फ्रॉम द डिक्शनरी। तो आपको लग रहा होगा अनीता लुक्ड इट फ्रॉम द डिक्शनरी, के डिक्शनरी में से उसने देखा, लेकिन इस पे आएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कि अप द डिक्शनरी, बट शी स्टिल डजंट अंडरस्टैंड इट। आपको लग रहा होगा कि फ्रॉम द डिक्शनरी आना चाहिए, लेकिन सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अप द डिक्शनरी, क्योंकि जब हम किसी शब्द का अर्थ खोजने के लिए उसे शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में देखते हैं तो उसके लिए सही वाक्यांश लुक समथिंग अप होता है, यानी कि खाली स्थान पे क्या आएगा? लुक्ड इट अप आएगा, यूपी आएगा। ठीक है, किसी भी शब्द को डिक्शनरी में देखेंगे तो लुक्ड समथिंग अप यानी कि डिक्शनरी के अंदर, तो इसमें आएगा अप। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अप आएगा। ठीक, इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया है कि आपको समझ में ना आए। 110 नंबर का प्रश्न है, ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है कि आपको सही रिक्त स्थान चूज करके लिखना है। तो 110 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए खाली स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प खोजो और दिए गए वाक्य में व्याकरण और संदर्भ के अनुसार सही उत्तर लिखो। लिखा है वी आर अनेबल टू गेट फंडिंग एंड डैश हैड टू अबेंडन द प्रोजेक्ट, हम फंडिंग नहीं जुटा पाए और रिक्त स्थान, हमें प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। तो इसमें आएगा देयरफॉर, इसलिए हमें प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। ऑप्शन बी इवेंचुअल, अंतिम तौर पर इसलिए हमें प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। ऑप्शन सी नॉर्मल यानी कि सामान्य, इसलिए हमें प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा, या डी इफेक्टिव यानी कि प्रभावी रूप से हमें छोड़ना पड़ा। तो वी आर अनेबल टू गेट फंडिंग एंड देयरफॉर हैड टू अबेंडन द प्रोजेक्ट, हमें फंडिंग नहीं जुटा पाए इसलिए हमें ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका कि देयरफॉर इसलिए हमें प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। ठीक, 111 नंबर का प्रश्न,
ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है कि आपको सही विकल्प चूज करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि उपयुक्त विकल्प चुने जो व्याकरण और संदर्भ के अनुसार सही हो। लिखा है मिस्टीरियसली यानी कि रहस्यमय तरीके से, द लाइट केम ऑन, बत्ती जल गई। ये लाइट केम ऑन यार प्रकाश आया या बत्ती जल गई, एंड बत्ती जल गई, डैश नो वन वॉज नियर द स्विच, बल्कि स्विच के पास कोई नहीं था। स्विच के पास कोई नहीं था। फिर से मैं बता रहा हूँ, मिस्टीरियसली द लाइट केम ऑन, डैश मतलब रिक्त स्थान, नो वन वॉज नियर द स्विच, रहस्यमय तरीके से बत्ती जल गई, रिक्त स्थान, स्विच के पास कोई नहीं था। तो ऑप्शन ए लिखना है डिस्पाइट के बावजूद स्विच के पास कोई नहीं था, या बी ऑल्दो यद्यपि स्विच के पास कोई नहीं था, या सी इंस्टेड के बजाय स्विच के पास कोई नहीं था, या डी इन स्पाइट के बावजूद। तो क्या आ जाएगा? मिस्टीरियसली द लाइट केम ऑन, रहस्यमय तरीके से बत्ती जल गई। हालांकि, हालांकि आना चाहिए, हालांकि, हालांकि को ही, हालांकि या यद्यपि। नो वन वाज नियर द स्विच, हालांकि स्विच के पास कोई नहीं था, यानी कि यद्यपि स्विच के पास कोई नहीं था, तो यानी कि ऑल दो स्विच के पास कोई नहीं था। तो क्या आएगा सही उत्तर? ऑल दो आएगा। ऑल दो मतलब हालांकि या यद्यपि, तो सही जवाब हो जाएगा ऑल दो। ऑप्शन नंबर 100, प्रश्न क्रमांक 112 भी इसी प्रकार का प्रश्न है कि दिए गए रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प ढूंढे और वाक्य को व्याकरणिक और प्रासंगिक रूप से सही बना सके ऐसा ढूंढो। आई डिड रेदर स्लीप ऑन डैश मैटर्स देन अ सॉफ्ट वन, मैं नरम गद्दे की बजाय एक रिक्त स्थान गद्दे पर सोना पसंद करूंगा। तो ऑप्शन ए ब्रेव यानी कि बहादुर गद्दे पर, ऑप्शन बी सिक्योर यानी सुरक्षित गद्दे पर, ऑप्शन सी फर्म यानी कि दृढ़ गद्दे पर, ऑप्शन डी डीप यानी कि गहरे गद्दे पर। तो आई डिड रेदर स्लीप ऑन अ फर्म मैटर्स देन अ सॉफ्ट वन, की सिक्योर मैट्रेस यानी कि गद्दा, तो फर्म गद्दे पे सोना पसंद करेंगे हम सब। कैसा गद्दा होना चाहिए? तो फर्म गद्दा होना चाहिए, दृढ़ गद्दा होना चाहिए, फर्म गद्दा होना चाहिए सॉफ्ट के बदले। ठीक, सिक्योर, ब्रेव ये सब इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर, प्रश्न क्रमांक 113 ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है कि दिए गए रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प ढूंढे जो दिए गए वाक्य को व्याकरण और संदर्भ के अनुसार सही बना सकी। द स्टार्स वर शाइनिंग डैश, तारे चमक रहे थे, डैश चिली चमक रहे थे, ठंडे तरीके से चमक रहे थे। ऑप्शन बी ब्राइटली यानी चमकदार तरीके से चमक रहे थे, या ऑप्शन सी वेरी बहुत तरीके से चमक रहे थे, ऑप्शन डी नेवर कभी चमक नहीं रहे थे। तो क्या स्टार कैसे चमकते हैं? तो स्टार ब्राइटली चमकते हैं, ब्राइटली, द स्टार वर शाइनिंग ब्राइटली। एक तो ऐसे प्रश्न आए तो आप पढ़ पढ़ के ऑप्शन उसमें फील करके और पढ़ के देखा कीजिए, तो थोड़ा जो मन को अच्छा लगे, दिमाग को सुनने में, कानों को सुनने में अच्छा लगे, जब आपको सूझ नहीं पड़े ना, कानों को सुनने में अच्छा लगे, तो वो सही रहेगा, तो वो भी सही निकल जाएगा। ठीक, द स्टार वर शाइनिंग ब्राइटली, स्टार कैसे चमकते हैं? तो ब्राइटली तरीके से चमकते हैं, ब्राइट होते हैं। 114 नंबर का प्रश्न है, ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है कि खाली स्थान पे उपयुक्त व्याकरण के अनुसार भरो, संदर्भ के अनुसार। तो शी लुक्ड रियली सैड, वह वास्तव में दुखी लग रही थी। रिक्त स्थान, शी डिड हैड सम बैड न्यूज, शी हैड सम बैड न्यूज, तो उसे कुछ बुरी खबर मिली थी। ऑप्शन ए शी लुक्ड रियली सैड बट शी हैड सम बैड न्यूज, बट आएगा, किंतु आएगा। ऑप्शन नंबर बी येट आएगा, शी लुक्ड रियली सैड येट शी हैड सम बैड न्यूज,
या येट मतलब फिर भी। ऑप्शन सी स्टिल, शी लुक्ड रियली सैड, स्टिल शी हैड सम बैड न्यूज। मतलब वह वास्तव में दुखी लग रही थी, अभी भी उसे कुछ बुरी खबर मिली। या शी लुक्ड रियली सैड एज इफ शी हैड सम बैड न्यूज, कि वह वास्तव में दुखी लग रही थी मानो उसे कुछ बुरी खबर मिली हो। तो क्या आ जाएगा? तो शी, ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एज इफ शी लुक्ड रियली सैड एज इफ शी हैड सम बैड न्यूज, वह वास्तव में दुखी लग रही थी मानो उसे कुछ बुरी खबर मिली हो। ठीक, ऑप्शन नंबर, प्रश्न क्रमांक 115। 115 नंबर का प्रश्न है, आइए पढ़ते हैं इसको। ड्यूरिंग लिसनिंग टू अ पोएम, कविता सुनते समय अ लर्नर इज प्राइमरली मीन्ट फॉर इम्प्रूविंग देयर, और पता नहीं क्या लिखा है इसमें, ऐसा ही आया है। कविता सुनते समय एक शिक्षार्थी को मुख्य उद्देश्य अपने रिक्त स्थान में सुधार करना है। किसमें सुधार करना है? तो ऑप्शन नंबर ए नॉलेज स्किल में सुधार करना, ऑप्शन नंबर बी स्पीकिंग स्किल में सुधार करना है, ऑप्शन नंबर सी लिसनिंग स्किल यानी सुनने के कौशल में सुधार करना है, ऑप्शन नंबर डी रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ने के कौशल में। किसमें सुधार करना है? तो लिसनिंग टू अ पोएम, लिसनिंग स्किल में सुधार करना है। ठीक, अगला 116 नंबर का प्रश्न है, द यूज ऑफ कंप्रेहेंसिव लिसनिंग इज पॉसिबल इफ वी आर एबल टू यूज इट इन, व्यापक श्रवण का उपयोग तभी संभव है जब हम इसका उपयोग करने में सक्षम हो। तो ऑप्शन नंबर ए नन ऑफ द गिवन चॉइस, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी अप्रोप्रिएट वोकेबलरी, उचित शब्दावली, ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज स्किल, भाषाई कौशल, ऑप्शन नंबर डी बोथ ऑफ द गिवन चॉइसेस, दिए गए दोनों विकल्पों में से। तो ये हाँ, ये दोनों विकल्प सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि बोथ ऑफ द गिवन choices. Use as comprehensive listening is possible if we are able to use it in, यदि हम appropriate vocabulary और language skill दोनों का उपयोग करने में सक्षम होंगे, यदि हम व्यापक श्रवण करेंगे। तो हम समझ मतलब सुनकर समझेंगे, कब समझेंगे? जब हमें शब्दावली का ज्ञान हो और लैंग्वेज स्किल का ज्ञान हो, भाषाई कौशलों के ज्ञान हो और उचित शब्दावली का ज्ञान हो, तब हम जो बोली गई बात है उसे समझ पाएंगे। ऑप्शन नंबर, प्रश्न क्रमांक 117। 117 नंबर का प्रश्न देखिए, ये रहा। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो है वो सत्य है? ऑप्शन नंबर ए मेनी टाइम चिल्ड्रन रीड इन लो मर्मरिंग, कई बार बच्चे धीमी आवाज में बुदबुदाकर पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज अ बिग चैलेंज फॉर द टीचर, शब्दों की वर्तनी और उच्चारण शिक्षक के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द गिवन ऑप्शंस, दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में से कोई सही नहीं है। तो ये बहुत सारे बच्चे मर्मरिंग करते, धीरे धीरे पढ़ते, मैं स्वयं टीचर हूँ, मेरे को पता है, और स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन में हमको भी दिक्कत होती है। दोनों बात सही है, चैलेंज है ये, बच्चों को प्रोनाउंसिएशन कराना अपने आप में एक चैलेंज वाली बात है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, अगला प्रश्न क्रमांक 118। 118 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, पढ़ते हैं। टू टीच द एक्शन वर्ब्स द टीचर मिमिक्स द एक्शंस, विच मेथड ऑफ टीचिंग डिड शी अडॉप्ट, क्रिया शब्दों को पढ़ाने के लिए शिक्षक क्रियाओं की नकल करता है या करती है, अपने शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई है उसने, शिक्षण ने? तो ऑप्शन ए द साइलेंट वे यानी कि मौन विधि है, या ऑप्शन बी द डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि है,
ऑप्शन सी द इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि है ये। ऑप्शन डी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कुल शारीरिक प्रतिक्रिया, तो वो हाथों से कर करके बता रहे हैं या स्वयं करके बता रहे हैं। खड़े हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, स्वयं बैठ कर बता रहे हैं। स्टैंड अप, खड़े होकर बता रहे हैं टीचर। तो ये क्या है? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है ये। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि स्वयं करके अपने से बता रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 119 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the statement is not true about remedial teaching? उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग मतलब उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए, रेमेडियल टीचिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। उपचारात्मक शिक्षण भाषा सीखने का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर बी, स्लो लर्नर्स एंड फास्ट लर्नर्स आर डिफरेंशिएटेड। धीमी गति से सीखने वाले और तेजी से सीखने वालों के बीच अंतर किया जाता है इसमें। ऑप्शन सी, एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट इज नेसेसरी। छात्रों की अकादमिक पृष्ठभूमि आवश्यक है। ऑप्शन डी, प्लांट रेमेडियल डायग्नोसिस एंड लेसन आर रिक्वायर्ड फॉर द टाइम टू टाइम। समय समय पर सुनियोजित उपचारात्मक निदान और पाठों की आवश्यकता होती। तो कौन सी बात सही नहीं है रेमेडियल टीचिंग के बारे में? तो एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट इज नेसेसरी, छात्रों की अकादमिक पृष्ठभूमि आवश्यक है। मान लो बच्चा सरकारी स्कूल में तो पहली में आता है, तो उससे पहले वो कभी स्कूल नहीं गया होता है, तो उसकी एकेडमिक बैकग्राउंड जरूरी है। या तो कि उसको स्वयं को पहली में आएगा तो कुछ भी सीख के नहीं आया, उसको जो घर पे सिखाया वो याद है, उसको व्यवहारिक ज्ञान है, बाकी लिखने का पढ़ने का किताबी ज्ञान नहीं है, तो वो हमें देना है। तो ये गलत बात हो जाती है कि इसमें जरूरी है रेमेडियल टीचिंग में, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही नहीं है। आगे बढ़े, प्रश्न क्रमांक 120 लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, देख लीजिए। लिखा है, 120 नंबर का प्रश्न देखिए। अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास into groups for addressing the difficult areas of the subject matter। इसमें हर क्लास लिखा आता है। टीचर को ये मतलब जनरलाइज कर दिया है कि इसमें कोई प्राइमरी टीचर है तो वो हर यानी कि लेडी ही होंगी, तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं। ईच ग्रुप हैज 6 स्टूडेंट्स, 1 आउटस्टैंडिंग, 1 इंटेलिजेंट, 2 average and 2 slow learner. Which strategy of remedial teaching does she use? इसमें लिखा है, एक सिचुएशन दी है आपको कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को विषय वस्तु के कठिन क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए समूहों में विभाजित करती है। प्रत्येक समूह में 6 छात्र है, एक उत्कृष्ट है मतलब बहुत अच्छा है, एक बुद्धिमान है, 2 औसत है और 2 धीमी गति सीखने वाले हैं। वह उपचारात्मक शिक्षण की कौन सी रणनीति का उपयोग करेगी या करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, व्यक्तिगत शैक्षिक प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम। ऑप्शन बी, सपोर्ट प्रोग्राम। देखो इसने क्या क्या रखा है, एक बहुत अच्छा एक आउटस्टैंडिंग मतलब एक उत्कृष्ट बच्चा रखा है, एक बुद्धिमान रखा है, 2 औसत रखे, 2 स्लो लर्नर रखे एक ग्रुप में। प्रत्येक ग्रुप में 6 स्टूडेंट है और 6 ही स्टूडेंट किस किस प्रकार के, एक तो बहुत बुद्धिमान है, एक बहुत इंटेलिजेंट है, एक 2 एवरेज बच्चे हैं, 2 स्लो लर्नर है। तो किस प्रकार सपोर्ट प्रोग्राम है। ऑप्शन सी, ये रिवार्ड प्रोग्राम है। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव है। ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, ये सपोर्ट प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर बी, सहायता कार्यक्रम है ये। तो सही जवाब हो जाएगा कि ये सपोर्ट प्रोग्राम है। देखो सपोर्ट कौन कौन करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग है, इंटेलिजेंट बच्चे, एवरेज बच्चे, स्लो लर्नर है, तो ये इनकी मदद करके और आपस में सीख लेंगे। तो इस प्रकार हमारे 30 प्रश्न अंग्रेजी के समाप्त होते हैं। 7 मार्च 2022 का
शिफ्ट 1 का ये पेपर था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 या वर्ग 2 की पात्रता या चयन परीक्षा की जिसमें अंग्रेजी आती है, उसके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में ये रखिए, और यदि आप तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ना चाहिए। तब तक के लिए आप आने वाले वीडियो में और भी हम इंग्लिश के इस प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।